अब हम पहले थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं इतिहास के बारे में। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास काल, तीन हमारे पास इतिहास की ब्रांचेस है बोल सकते हैं या पार्ट है। प्रागैतिहासिक काल में आता है पाषाण काल, पाषाण काल में आता है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और आदि ऐतिहासिक काल में आता है वो काल जो लिखा तो गया है पर पढ़ा नहीं गया, उसे कहते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। हड़प्पा सभ्यता, जैसे उसके अंदर एक सभ्यता है जिसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, इतिहास लिखा तो गया है पर पढ़ा नहीं गया, उसे हम बोलते हैं कौन सा काल बेटा? आदि ऐतिहासिक काल। बात आती है ऐतिहासिक काल की, ये काल जो पढ़ा भी गया है और लिखा भी गया है। तो हमने इससे पहले कवर किया था क्या? पूरा पाषाण काल हमने कवर किया था, आद्य ऐतिहासिक काल हमने कवर किया था पूरा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल। ठीक, ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में बेटा हमने पहले नंबर पे आया क्या? प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत, भारत के प्राचीन इतिहास शुरू होता है बेटा कहाँ से? प्राचीन भारत का इतिहास शुरू होता है आपका किससे? वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जिसको ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, सभ्यता क्या होती है आखिर? सभ्यता होती है लोगों का समूह। जब भारत बसना शुरू हुआ, लोगों का समूह किस प्रकार से था, लोग क्या थे, लोग क्या चीज अपनाते थे, तो यहाँ पे कौन होते थे बेटा? आर्य होते थे। आर्य अपने आप को क्या बोलते थे? श्रेष्ठ बोलते थे। क्या बोलते थे? श्रेष्ठ बोलते थे। आर्य होने के कारण इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता था। आर्य सभ्यता भी कहा जाता था। और ये सभ्यता कम से कम कब से बेटा? 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से कब तक? 600 बेटा, 600 पूरा 600 हाँ 600 ईसा पूर्व तक चली। ठीक है, अब एक और चीज आती है बेटा, क्यों इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है? क्यों इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है? क्योंकि वैदिक सभ्यता में ही इस काल में, काल मतलब समय होता है, वैदिक समय में वेदों की रचना हुई। आज जो हिंदू धर्म में वेद है उसकी रचना इस टाइम पर हुई थी। अच्छा, तो इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है? जी बिल्कुल, इसको वैदिक सभ्यता इसीलिए कहा जाता है। और दूसरा ऑप्शन है इसे वैदिक सभ्यता बोलने का कि यहाँ पर क्या हुआ था बेटा? वेदों की रचना हुई थी, यानी कि कौन कौन से वेद? नंबर 1 ऋग्वेद। ठीक है, हाँ ऋग्वेद, ऋग्वेद और कौन से? अथर्वेद, है ना? यजुर्वेद, हाँ यजुर्वेद, और कौन सा वेद? अथर्वेद और सामवेद। सामवेद, ये सारे वेदों की रचना कहाँ पर हुई है? इसी काल में हुई है। अब अच्छा, एक और चीज समझनी है हमें कि क्या ये काल सारे वेदों की रचना एक साथ हुई है? जी बिल्कुल भी नहीं। दो भागों में इस काल को पढ़ते हैं। एक काल को कहते हैं ऋग्वेदिक काल, एक काल को कहते हैं ऋग्वेदिक काल। इसमें ऋग्वेद की रचना हुई है। किसकी रचना हुई है? ऋग्वेद की रचना हुई है। ठीक, दूसरे काल को बोलते हैं हम क्या? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ठीक, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जहां पर अन्य वेद की रचना हुई है। अन्य 3, सॉरी हाँ, अन्य 3 की रचना हुई है। ठीक है, ठीक है, अन्य 3 की रचना हुई है, उसे हम क्या कहते हैं कि इस काल में ऋग्वेदिक काल जो चलता है वो चलता है 1500 से लेकर कहाँ तक बेटा? 1000 ईस्वी तक। ठीक, नहीं ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। ठीक है, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 तक चलता है। 600 ईसा पूर्व तक चलता है क्या बेटा? आपका उत्तर वैदिक काल। चलो, तो अब इस 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ पे शुरू होता है बेटा महाजनपदों का उदय। क्या बेटा? महाजनपदों का उदय।
अब आपने महाजनपद तो सुना, पर पहले हम इसका मतलब तो जाने ये आखिर होता क्या है। पहला आता है जन, प्लस में दूसरा आता है पद। पहले जनपद समझो फिर महाजनपद समझना। अब जनपद से क्या अभिप्राय है? जनपद से अभिप्राय है जहां जनता अपना पांव पसार दे। ठीक है, जहां जनता अपना पांव रख ले और वहां पर बसेरा हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा महाजनपद। ठीक, उसे कहा जाएगा महाजनपद। आवाज आ रही है मेरी आपको? ठीक है। और अगर उसे कहा जाएगा पहले जनपद, और वह जनपद, इसका मतलब होता है वह जनपद, एक मिनट, वह जनपद जो कि संसाधनों से भरपूर हो उसे महाजनपद कहा जाता है। जहां पे शक्तिशाली राजा राज्य हो, भरपूर संसाधन हो, अत्यधिक खनिज हो। अब पहले आप इसे लिखो, उसके बाद हम आगे लेंगे। ठीक है, महाजनपद क्या है? एक प्रारंभ में छोटा सा जनपद जो अपनी राजनीतिक एकता व धर्म के कारण प्रसिद्ध था। यह वर्तमान पटना एवं गया के आसपास का क्षेत्र था, जो आगे चल के इसका नाम मगध पड़ा। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिवश थी। इसके बाद वह राजगृह व अंत में पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? मगध पर। बेटा बात हो रही है यहाँ मगध जनपद की। पहले इसकी कौन सी राजधानी थी बेटा? इसकी राजधानी थी गिरिविज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहले मगध की कौन सी थी? पहले मगध की थी इसके बाद में। ठीक, मगध की राजधानी, अब इसके बाद राजगृह और अंत में क्या कर दिया? इसको पाटलिपुत्र स्थापित कर दी गई, तो फिर इसकी राजधानी पाटलिपुत्र रही। इस पे शासन राजवंश कौन थे? तत्र समय नहीं है उसका, तत्र ने इसकी स्थापना की। फिर आता है जिस संस्थापक बिंबिसार थे। फिर शिशुनाग आते हैं जिसके संस्थापक शिशु। फिर नंदवंश जिसके संस्थापक थे। वंश आता है, संस्थापक कौन थे? मौर्य। राजवंश होता है, इसके क्रम है, संस्थापक है वो बृहद, पर शासन करने वाला राजवंश था। शासन क्रम ये था कि बृहदत्त, फिर आए जरासंध, फिर कुछ पता नहीं जाते, फिर लास्ट वो रिपूजनीय थे। ठीक, बृहदत्त का पुत्र जिसने भगवान कृष्ण के साथ 21 बार युद्ध किया, ऐसा बोला जाता है। ठीक, इसके अलावा बेटा क्या, इस शासक वंश का रिपूज, ठीक है, हुआ है जिसने सामंत भट्ट ने मार डाला, पर एक वंश की स्थापना। रिपूजनीय जो शासक था दिया आपके राजवंश वंश की स्थापना करने। ठीक है, और भट्ट था हर्य वंश का प्रथम राजा भट्ट ही था, इसको मारकर अपना राज्य स्थापित कर। ठीक है, क्या नाम था? पर इस वंश का सबसे प्रतापी वास्तव जिसे कहा जाता है बिंबिसार माना जाता। बिंबिसार मगध शासक, मगध नींव रखी, इसने अपने राज्यों के साथ संबंध स्थापित की तथा पहली बार राजनीतिक एकता की सूत्र बांधने का प्रयास इसके द्वारा किया। वह क्रमशः कुमारी कुशल देवी, काली की राजकन्या और कुमारी क्षेमा ने विवाह किया। जाने के कारण जीवक को और इस रोग से पाया गया। फिर के बाद बिंबिसार के आजाद बेटा उपनाम था वो शासक बौद्ध संगति किया इन्होंने में गौतम बुद्ध। अब बताऊं, जो 600 पूर्व है बेटा, ये जो 600 ईसा पूर्व है ना, यहाँ पे क्या हुआ बेटा? अन्य वंशों का उद्धरण हुआ, अलग अलग वंश आए जिन्होंने अपने अपने शासन की स्थापना की, है ना।
बेटे, इसमें क्या हुआ बेटा, राजाओं ने अपने अपने शासन की स्थापना की। तो पहली चीज हम इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे वो वंश है, और दूसरी चीज नवीन धर्मों का उदय है, धर्म का भी उदय हुआ। ठीक है, जैसे कि आर्य तो अपने अलग थे ही थे, पर ऐसा हुआ कि यहाँ पर ना महावीर जैन और गौतम बुद्ध जैसे लोगों ने जन्म लिया। गौतम बुद्ध ने लिया और महावीर जैन ने जन्म लिया, महावीर जैन। तो इन लोगों की वजह से क्या हुआ, गौतम बुद्ध के हिसाब से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। ठीक, किसकी स्थापना हुई, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। और महावीर जैन की वजह से किसकी स्थापना हुई, जैन धर्म की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई बेटा, जैन धर्म की स्थापना हुई। जैन धर्म की। हाँ, जैन धर्म की स्थापना हुई। ठीक, ये दो धर्म इसके अंदर उठकर आए इस जगह से। फिर अब आते हैं कहां पर, ठीक है, शत्रु ने अपनी वात्स्का से वैशाली पर विजय प्राप्त, और उसने लगातार अपने अंतिम शासन गंगा किनारे एक बाण करवाया। इसके का राजवंश, जिसे वंश भी कहा, नाग आ गया, शिशुनाग राजवंश आ गया। जैसे ऐसा होता जो राजा अपने शासन की स्थापना उसी के नाम राजवंश की जाती थी, नींव रख दी। ठीक है, पहले थे, बाद बता दिया, ये राजवंश था। नंद डायनेस्टी स्थापना, यानी कि नंद वंश की स्थापना की, और प्रथम शासक था, सभी का नाश करने की शपथ। अतः परशुराम की भांति सर्वेक्षयांतक भी जाता है, और अपनी अनगिनत सेना का स्वामी के कारण कहा जाता है। इसे खारवेली गुम्बा अभिसार, इसे कलिंग विजय ने 8 नंद राजाओं को नवनंद कहा जाता। क्या कहा जाता, 8 और 1 9 लोग हो गए, इसलिए इन्हें नवनंद कहा। इसके बाद आनंद संपत्ति होने के कारण आनंद कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद यह का अंतिम था, समकालीन था, मतलब सिकंदर के शासनकाल में राजा था। इसकी सेना विशालता हुए सिकंदर की सेना नदी के पार करने से मना कर दिया। इसने तख्ताचार्य कौटिल्य का किया, बड़ी बात कारण था कि जो घनाना इसकी सत्ता, इसलिए इनकी सत्ता पलटनी शुरू हो गई, और कौटिल्य ने किया इस बताते हैं कि पूरे काल का समय 323 पूर्व से 25 तक, ठीक का समय था। लास्ट में जब बोले महत्वपूर्ण राजवंश जिसके बारे में इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश के बारे में जगहों से पता चला, और ये हमारा इंपॉर्टेंट है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, एग्जाम एक्सप्लेनेशन पीपीटी